कि भूमि पर जीवों और पर्यावरण के बीच अंतर संबंध स्थलीय पारिस्थितिकी का गठन करते हैं। स्थलाकृति में भिन्नता के कारण घाटी, पहाड़ों और ढलानों की विशेषताएं कुछ अंतर होते हैं। ये अंतर भौतिक और जैविक विविधता दोनों में परिलक्षित होते हैं। ऊंचाई और अक्षांशीय विविधताएं जलवायु पैटर्न में बदलाव और अंतर का कारण बनती हैं। विविध जलवायु के कारण विभिन्न स्थलीय क्षेत्रों में मौजूद पौधे और पशु जीवन भिन्न होते हैं, जिसके परिणामस्वरूप बड़े जीवमंडल के भीतर पारिस्थितिक तंत्र के खंड के रूप में भिन्नता होती है। स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र के सबसे महत्वपूर्ण सीमित कारक नमी और तापमान हैं। 3.1 टुंड्रा। टुंड्रा का अर्थ है बंजर भूमि, क्योंकि वे पाए जाते हैं जहां पर्यावरण की स्थिति बहुत गंभीर है। टुंड्रा दो प्रकार के होते हैं, आर्कटिक और अल्पाइन। वितरण: आर्कटिक टुंड्रा उत्तरी गोलार्ध में ध्रुवीय बर्फ की चोटी के नीचे और वृक्ष रेखा के ऊपर एक सतत बेल्ट के रूप में फैली हुई है। यह कनाडा, अलास्का, यूरोपीय रूस, साइबेरिया और आर्कटिक महासागर के द्वीप समूह के उत्तरी किनारे पर स्थित है। दक्षिणी ध्रुव पर टुंड्रा बहुत छोटा है क्योंकि इसका अधिकांश भाग समुद्र से ढका हुआ है। अल्पाइन टुंड्रा आर्कटिक पहाड़ों के संबंध में ऊपर के ऊंचे पहाड़ों पर होता है, सभी अक्षांशों पर पाए जाते हैं। वहां अल्पाइन टुंड्रा दिन और रात के तापमान में बदलाव दिखाता है। वनस्पति और जीव: आर्कटिक टुंड्रा की विशिष्ट वनस्पति कपास घास, सेज, बोना हीथ, विलो, बच और लाइकन है। टुंड्रा के जानवर हिरन, कस्तूरी बैल, आर्कटिक खरगोश, कैरिबस, लेमिंग्स और गिलहरी हैं। उनमें से अधिकांश का जीवन लंबा होता है। उदा आर्कटिक विलो का जीवन काल होता है 150 से 300 वर्ष। वे ठंड से सुरक्षित हैं। मोटी छल्ली और एपिडर्मल बालों की उपस्थिति। स्तनधारियों: टुंड्रा क्षेत्र के बड़े शरीर का आकार, छोटी पूंछ और सतह से गर्मी के नुकसान से बचने के लिए छोटा कान। इंसुलेशन के लिए शरीर फर के साथ कवर किया गया है। कीटों का जीवन चक्र छोटा होता है जो वर्ष की अनुकूल अवधि के दौरान पूरा होता है। 3.2 वन पारिस्थितिकी तंत्र। वन पारिस्थितिकी तंत्र में विभिन्न प्रकार के जैविक समुदायों का एक जटिल संयोजन शामिल है। वन समुदायों की स्थापना के लिए तापमान और जमीन की नमी जैसी इष्टतम स्थितियां जिम्मेदार हैं। मिट्टी की प्रकृति, जलवायु और स्थानीय स्थलाकृति वन वनस्पति में पेड़ों के वितरण और उनकी प्रचुरता को निर्धारित करती है। वन सदाबहार या पर्णपाती हो सकते हैं। समशीतोष्ण क्षेत्रों के मामले में उन्हें पत्ती के आधार पर चौड़ी पत्ती वाले या सुई पत्ती वाले शंकुधारी जंगलों में प्रतिष्ठित किया जाता है। वन पारिस्थितिक तंत्र को 3 प्रमुख श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है: शंकुधारी वन, समशीतोष्ण वन और उष्णकटिबंधीय वन। यह सभी वन बायोम आमतौर पर उत्तर से दक्षिण अक्षांश या उच्च से निम्न ऊंचाई तक एक ढाल पर व्यवस्थित होते हैं। क्या आप जानते हैं, डार्ट मेंढकों को उनका नाम मिला क्योंकि शिकारी अपने तीरों को मेंढक के जहर में डाल देंगे। दुर्भाग्य से, क्योंकि लोग खेती और पशुपालन के लिए वर्षावनों को काट रहे हैं, जहर डार्ट मेंढक खतरे में है। ब्लू पोई बेटा डार्ट फ्रॉग पालतू जानवरों की दुकान के बाजार के कारण सबसे अधिक संकटग्रस्त है। 3.21 शंकुधारी वन, बोरियल वन। उच्च वर्षा वाले ठंडे क्षेत्र, लंबी सर्दियां और कम गर्मी वाले मजबूत मौसमी जलवायु साथी बोरियल शंकुधारी वन द्वारा चारित होते हैं। यह सदाबहार पौधों की प्रजातियों जैसे स्प्रूस, देवदार और देवदार के पेड़ आदि और जानवरों जैसे कि लिंक्स, भेड़िया, भालू, लाल लोमड़ी, साही, गिलहरी और उभयचर जैसे हाइला, राना आदि द्वारा विशेषता है। बोरियल वन मिट्टी की विशेषता पतली पोडज़ोल होती है और यह काफी खराब होती है। दोनों कारण, चट्टानों का अपक्षय ठंडे वातावरण में धीरे धीरे आगे बढ़ता है और क्योंकि शंकुधारी सुई पत्ती
से प्राप्त कूड़े बहुत धीरे धीरे विघटित होते हैं और पोषक तत्वों से भरपूर नहीं होते हैं। यह मिट्टी अम्लीय होती है और खनिजों की कमी होती है। यह मिट्टी के माध्यम से बड़ी मात्रा में पानी की आवाजाही के कारण होता है। वाष्पीकरण के एक महत्वपूर्ण काउंटर अपवर्ड आंदोलन के बिना कैल्शियम, नाइट्रोजन और पोटेशियम जैसे आवश्यक घुलनशील पोषक तत्व जो कभी कभी जड़ों की पहुंच से बाहर हो जाते हैं। यह प्रक्रिया संचित कूड़े के कार्बनिक अम्लों का सामना करने के लिए कोई अल्कालाइन उन्मुख उद्धरण नहीं छोड़ती है। एक बोरियल की उत्पादकता और सामुदायिक स्थिरता वन किसी भी अन्य वन पारिस्थितिकी तंत्र की तुलना में कम है। 3.22 समशीतोष्ण पर्णपाती वन। समशीतोष्ण वनों की विशेषता मध्यम होती है। जलवायु और चौड़ी पत्ती वाले पर्णपाती पेड़ जो बहाते हैं। पतझड़ में उनके पत्ते सर्दियों में नंगे होते हैं और नए हो जाते हैं। वसंत ऋतु में पत्ते पूरे समय वर्षा काफी समान होती है। समशीतोष्ण वनों की मिट्टी पोडज़ोलिक और काफी गहरी होती है। 3.23 समशीतोष्ण सदाबहार जंगल। दुनिया के कुछ हिस्सों में भूमध्य सागरीय प्रकार के जलवायु साथ ही गर्म, शुष्क ग्रीष्मकाल और ठंडी, नम सर्दियों की विशेषता है। इनमें आमतौर पर कम चौड़ी पत्ती वाले सदाबहार पेड़ पाए जाते हैं। इस पारिस्थितिकी तंत्र में आग एक महत्वपूर्ण खतरनाक कारक है और पौधों का अनुकूलन उन्हें जलाने के बाद जल्दी से खाने के लिए पुनः उत्पन्न करने में सक्षम बनाता है। क्या आप जानते हैं, पेंगुइन गर्म रक्त वाले होते हैं। व्हेल की तरह पेंगुइन की त्वचा के नीचे वसा की एक परत होती है जिसे ब्लबर कहा जाता है। इसके ऊपर वे शराबी नीचे पंखों से ढके होते हैं और उनके ऊपर उनके बाहरी पंख होते हैं जो गर्मी में सील करने के लिए ओवरलैप होते हैं। पेंगुइन अपने पंखों पर एक ग्रंथि से तेल रगड़ते हैं ताकि उन्हें जलरोधक और हवा के सबूत बनाने में मदद मिल सके। 3.24 समशीतोष्ण वर्षा वन। समशीतोष्ण वर्षा वनों में तापमान और वर्षा के संबंध में एक उल्लेखनीय मौसमी प्रदर्शन होता है। वर्षा अधिक है और कोहरा बहुत भारी हो सकता है। यह है वर्षा की तुलना में जल का महत्वपूर्ण स्रोत है। समशीतोष्ण वर्षा वनों की जैविक विविधता अन्य समशीतोष्ण वनों की तुलना में अधिक है। हालांकि उष्णकटिबंधीय वर्षावन की तुलना में पौधों और जानवरों की विविधता बहुत कम है। क्या आप जानते हैं, मेढक की जीभ इंसानों की तरह पीछे से नहीं बल्कि उनके मुंह के सामने से जुड़ी होती है। जब मेढक किसी कीड़े को पकड़ता है तो वह अपनी चिपचिपी जीभ को अपने मुंह से बाहर निकालता है और अपने शिकार के चारों ओर लपेटता है। मेढक की जीभ फिर पीछे हट जाती है और भोजन को उसके गले से नीचे फेंक देती है। 3.25 उष्णकटिबंधीय वर्षावन। उष्णकटिबंधीय वर्षा वन भूमध्य रेखा के पास पाए जाते हैं। उष्णकटिबंधीय वर्षा वन पृथ्वी पर सबसे विविध और समृद्ध समुदायों में से हैं। तापमान और आर्द्रता दोनों उच्च और कमोबेश एक समान रहते हैं। वार्षिक वर्षा 200 सेमी से अधिक है और आमतौर पर साल भर में वितरित। वनस्पति अत्यधिक विविध है। स्थापत्य के लिए उष्णकटिबंधीय वर्षा की अत्यधिक घनी वनस्पति खड़ी स्तरीकृत रहती है जिसमें ऊंचे वृक्ष प्रायः लताओं, बेलों, एपिफाइटिक ऑर्किड और ब्रोमेलियाड से ढके रहते हैं। सबसे निचली परत फर्न और ताड़ जैसे पेड़ों, झाड़ियों, जड़ी बूटियों की एक समझ है। उष्णकटिबंधीय वर्षावनों की मिट्टी लाल लेटोसोल है और वे हैं बहुत मोटा। लीचिंग की उच्च दर इन मिट्टी को वस्तुतः बना देती है। कृषि उद्देश्यों के लिए अनुपयोगी है, लेकिन जब बिना किसी बाधा के छोड़ दिया जाता है तो सड़न के कारण बनने वाली कूड़े की परत के भीतर पोषक तत्वों का तेजी से चक्रण मिट्टी की प्राकृतिक गरीबी की भरपाई कर सकता है। जमीनी स्तर पर सूरज की रोशनी की कमी के कारण कई क्षेत्रों में अंडरग्रोथ प्रतिबंधित है। 3.26 उष्णकटिबंधीय मौसमी वन।
उष्णकटिबंधीय मौसमी वन, जिन्हें मानसून वन के रूप में भी जाना जाता है, उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां कुल वार्षिक वर्षा बहुत अधिक होती है, लेकिन स्पष्ट आर्द्र और शुष्क अवधियों में विभाजित होती है। इस प्रकार के जंगल दक्षिण पूर्व एशिया, मध्य और दक्षिण अमेरिका, उत्तरी ऑस्ट्रेलिया, पश्चिमी अफ्रीका और प्रशांत के उष्णकटिबंधीय द्वीपों के साथ साथ भारत में भी पाए जाते हैं। 3.27 उपोष्णकटिबंधीय वर्षावन। चौड़ी पत्ती वाले सदाबहार उपोष्णकटिबंधीय वर्षावन काफी अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं, लेकिन सर्दियों और गर्मियों के बीच कम तापमान अंतर एपिफाइट्स यहाँ आम है। उपोष्णकटिबंधीय वन का पशु जीवन उष्णकटिबंधीय वर्षावनों के समान है। 3.3 भारतीय वन प्रकार। भारत में दक्षिण में केरल के वर्षावन से लेकर उत्तर में लद्दाख के अल्पाइन चरागाहों तक, पश्चिम में राजस्थान के रेगिस्तान से लेकर उत्तर पूर्व में सदाबहार जंगलों तक विविध प्रकार के वन हैं। जलवायु, मिट्टी का प्रकार, स्थलाकृति और ऊंचाई मुख्य कारक हैं जो वन के प्रकार को निर्धारित करते हैं। वन अपनी प्रकृति और संरचना के अनुसार भिन्न होते हैं, जिस प्रकार की जलवायु में वे पनपते हैं, और आसपास के पर्यावरण के साथ इसका संबंध। भारत में वन प्रकारों के चैंपियन और सेठ वर्गीकरण को चैंपियन और सेठ द्वारा 16 प्रकारों में वर्गीकृत किया गया है। 3.31 उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदाबहार वन। गीले सदाबहार वन पश्चिमी घाट, निकोबार और अंडमान द्वीप समूह और पूरे उत्तर पूर्वी क्षेत्र में पाए जाते हैं। यह लंबे, सीधे हरे पेड़ों की विशेषता है। यहाँ जितने आम पेड़ पाए जाते हैं वे हैं कटहल, सुपारी, जामुन, आम और होलॉक। इस जंगल में पेड़ एक स्तरीय पैटर्न बनाते हैं। झाड़ियां जमीन के करीब की परत को ढक देती हैं, उसके बाद छोटे संरचित पेड़ और फिर लंबी किस्म। विभिन्न रंगों की सुंदर फन और विभिन्न प्रकार के ऑर्किड पेड़ों की टहनियों पर उगते हैं। 3.32 उष्णकटिबंधीय अर्ध सदाबहार वन। अर्ध सदाबहार वन पश्चिमी घाट, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और पूर्वी हिमालय में पाए जाते हैं। ऐसे वनों में नम सदाबहार वृक्षों और नम पर्णपाती वृक्षों का मिश्रण होता है। जंगल घना है और दोनों प्रकार के वृक्षों की एक विशाल विविधता से भरा है। क्या आप जानते हैं, हाथियों के कान शीतलन उपकरण के रूप में कार्य करते हैं। वे 2 वर्ग मीटर तक मूत्र को माप सकते हैं और वे रक्त वाहिकाओं के एक जटिल वेब से सुसज्जित हैं। जब जानवर अपने कान फड़फड़ाता है तो रक्त का तापमान 5 डिग्री सेल्सियस तक कम हो जाता है। 3.33 उष्णकटिबंधीय नम पर्णपाती वन। नम पर्णपाती वन पश्चिमी और उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों को छोड़कर पूरे भारत में पाए जाते हैं। पेड़ लंबे होते हैं, चौड़ी चड्डी होती है, शाखाओं वाली चड्डी और जड़ें जमीन पर मजबूती से टिकी रहती हैं। कुछ ऊंचे पेड़ शुष्क मौसम में अपने पत्ते गिरा देते हैं। अंडरग्राउंड में छोटे पेड़ों और सदाबहार झाड़ियों की एक परत होती है। इन जंगलों में आम, बांस और शीशम के साथ साल और सागौन का प्रभुत्व है। 3.34 तटीय और दलदल। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और गंगा और ब्रह्मपुत्र के डेल्टा क्षेत्र के साथ तटीय और दलदली वन पाए जाते हैं। उनकी जड़ें होती हैं जिनमें नर्म टिश्यू होता है ताकि पौधा पानी में सांस ले सके। 3.35 उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन। शुष्क पर्णपाती वन उत्तर पूर्व को छोड़कर पूरे देश के उत्तरी भाग में पाए जाते हैं। यह मध्य प्रदेश, गुजरात, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तमिलनाडु में भी पाया जाता है। पेड़ों की छतरी आमतौर पर 25 मीटर से अधिक नहीं होती है। आम पेड़ साल, बबूल की एक किस्म और बांस हैं। 3.36 उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन। यह प्रकार काली मिट्टी वाले क्षेत्रों में पाया जाता है। उत्तर, पश्चिम, मध्य और दक्षिण भारत। पेड़ 10 मीटर से अधिक नहीं बढ़ते हैं। स्प्रेज, केपर और कैक्टस इस क्षेत्र के विशिष्ट हैं। 3.37
उष्णकटिबंधीय शुष्क सदाबहार वन। शुष्क सदाबहार तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक तट पर पाए जाते हैं। यह मुख्य रूप से सुगंधित फूलों के साथ कठोर पत्ते वाले सदाबहार पेड़ हैं, साथ ही कुछ पर्णपाती पेड़ भी हैं। 3.38 उपोष्णकटिबंधीय चौड़ी पत्ती वाले वन। पूर्वी हिमालय और पश्चिमी घाटों में साइलेंट वैली के साथ चौड़ी चौड़ी वन पाए जाते हैं। दोनों क्षेत्रों में वनस्पति के रूप में उल्लेखनीय अंतर है। साइलेंट वैली में फूनस्पार, दालचीनी, रो डोडेंड्रोन और सुगंधित घास प्रमुख हैं। पूर्वी हिमालय में स्थानांतरित खेती और जंगल की आग से वनस्पति बुरी तरह प्रभावित हुई है। इन आर्द्र वनों में मुख्य रूप से सदाबहार वृक्ष होते हैं, जिनमें पतझड़ के छींटे इधर उधर होते हैं। ओक, एल्डर, शाहबलूत, सिंटी और चेरी के पेड़ हैं। बड़ी संख्या में यह चिड़िया, बांस और लताएं हैं। 3.39 उपोष्णकटिबंधीय देवदार के जंगल। चीड़ के जंगल शिव जैसी पहाड़ियों, पश्चिमी और मध्य हिमालय, खासी, नागा और मणिपुर पहाड़ियों की खड़ी सूखी ढलानों में पाए जाते हैं। इन क्षेत्रों में मुख्य रूप से पाए जाने वाले पेड़ हैं चीड़, ओक, रोडोडेंड्रोन और देवदार के साथ साथ साल, आंवला और लेबनम निचले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। 3.310 उपोष्णकटिबंधीय शुष्क सदाबहार वन। शुष्क सदाबहार वनों में आमतौर पर लंबे समय तक गर्म और शुष्क मौसम और एक ठंडी सर्दी होती है। इसमें आमतौर पर सदाबहार पेड़ होते हैं जिनमें चमकदार पत्तियां होती हैं जिनमें एक वार्निश दिखता है। यह वन शिवालिक पहाड़ियों और हिमालय की तलहटी में 1000 मीटर की ऊंचाई तक पाए जाते हैं। 3.311 मोंटाने गीले समशीतोष्ण वन। उत्तर में मोंटेन गीले समशीतोष्ण वन क्षेत्र में नेपाल के पूर्व में अरुणाचल प्रदेश में पाए जाते हैं, जहां न्यूनतम 2000 मिलीमीटर वर्षा होती है। उत्तर में वनों की 3 परतें हैं। उच्च परत में मुख्य रूप से शंकुधारी होते हैं, मध्य परत में ओक जैसे पर्णपाती पेड़ होते हैं और सबसे निचली परत रोडोडेंड्रोन और चंपा से ढकी होती है। दक्षिण में यह नीलगिरी पहाड़ियों के कुछ हिस्सों में पाया जाता है, केरल के ऊंचे इलाकों में। उत्तरी क्षेत्र में जंगल दक्षिण की तुलना में घने हैं। रोडोडेंड्रोन और विभिन्न प्रकार के ग्राउंड फ्लोरा यहाँ पाए जा सकते हैं। 3.312 हिमालय नम समशीतोष्ण वन। क्या आप जानते हैं, सभी पक्षियों के पंख होते हैं और पंख पक्षियों के लिए कई काम करते हैं। यह उन्हें गर्म रखता है, पंख उड़ान की अनुमति देते हैं और पूंछ पंख स्टीयरिंग के लिए उपयोग किए जाते हैं। पंखों का रंग पक्षी को छिपाने के लिए या पक्षी को एक साथी खोजने में मदद करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। यह किस्म पश्चिमी हिमालय से पूर्वी हिमालय तक फैली हुई है। पश्चिमी खंड में पाए जाने वाले पेड़ चौड़े पत्ते वाले ओक, ब्राउन ओक, अखरोट, रोडोडेंड्रोन आदि हैं। पूर्वी हिमालय में वर्षा बहुत अधिक होती है और इसलिए वनस्पति भी अधिक रसीली और घनी है। चौड़ी पत्ती वाले पेड़, फर्न और बाम्बू की एक विशाल विविधता है। शंकुधारी वृक्ष भी यहाँ पाए जाते हैं। कुछ किस्में दक्षिण में पाई जाने वाली किस्मों से भिन्न होती हैं। 3.313 हिमालयी शुष्क शीतोष्ण वन। यह प्रकार लाहौल, किन्नौर, सिक्किम और हिमालय के अन्य भागों में पाया जाता है। ओक, मेपल और राख जैसे चौड़े पत्तों वाले पेड़ों के साथ साथ मुख्य रूप से शंकुधारी पेड़ हैं। अधिक ऊंचाई पर देवदार, जूनिपर, देवदार और चिलगोजा पाए जाते हैं। 3.314 उप अल्पाइन वन। उप अल्पाइन वन कश्मीर से अरुणाचल प्रदेश तक 2900 से 3500 मीटर के बीच फैले हुए हैं। पश्चिमी हिमालय में वनस्पति में मुख्य रूप से जूनिपर, रोडोडेंड्रोन, विलो और काले कट होते हैं। पूर्वी भागों में लाल देवदार, काला जूनिपर,
बसंती और लारचाम पेड़ हैं। भारी वर्षा और उच्च आर्द्रता के कारण इस भाग में लकड़ी की रेखा पश्चिम की तुलना में अधिक है। कई प्रजातियों के रोडोडेंड्रोन इन भागों में पहाड़ियों को कवर करते हैं। 3.315 नम अल्पाइन स्क्रब। नम अल्पाइन हिमालय के साथ और म्यांमार सीमा के पास ऊंची पहाड़ियों पर पाए जाते हैं। इसमें कम झाड़ियां, घने सदाबहार जंगल हैं, जिनमें मुख्य रूप से रोडोडेंड्रोन और बच शामिल हैं। काई और फन जमीन को पैच में ढकते हैं। इस क्षेत्र में भारी हिमपात होता है। 3.316 सूखी अल्पाइन स्क्रब। शुष्क अल्पाइन लगभग 3000 मीटर से लेकर लगभग तक पाए जाते हैं। 4900 मीटर। बौने पौधे मुख्य रूप से काले जूनिपर, जुपिंग जूनिपर, हनीस्कल और विलो प्रमुख हैं। वन का महत्व। हवा से हम सांस लेते हैं, जो खाना हम खाते हैं और जो कागज और लकड़ी हम इस्तेमाल करते हैं। हम प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से वन पर निर्भर हैं। वनों के बिना अधिकांश क्षेत्र मरुस्थल होते। वन प्राकृतिक संतुलन बनाए रखते हैं। जंगल हवा को शुद्ध करते हैं। वन सूक्ष्म जलवायु प्रदान करते हैं। वन अप्रत्यक्ष रूप से वर्षा में भूमिका निभाते हैं। वन बाढ़ को रोकते हैं। वन मृदा अपरदन को रोकते हैं। वन औषधीय गुण प्रदान करते हैं। वन हमें ईंधन और इमारती लकड़ी प्रदान करते हैं। वन उद्योगों के लिए कच्चा माल प्रदान करते हैं। 3.4 वनों की कटाई। शहरीकरण, औद्योगिकरण, खनन कार्यों और घरेलू और अन्य उद्देश्यों के लिए लकड़ी के उपयोग के परिणामस्वरूप पेड़ों की अंधाधुंध कटाई से जंगलों का भारी क्षरण हुआ है। अधिक चराई, कृषि, उद्योग, विकासात्मक परियोजना, ईंधन की लकड़ी, वनों की कटाई के कारण। 3.41 कारण। एक, स्थानांतरी खेती। इस अभ्यास में भूमि का एक टुकड़ा साफ किया जाता है, वनस्पति को जला दिया जाता है और राख को मिट्टी में मिला दिया जाता है, जिससे मिट्टी में पोषक तत्व जुड़ जाते हैं। भूमि के इस टुकड़े का उपयोग 2 से 2 तक फसल उगाने के लिए किया जाता है। 3 साल और उपज मामूली है। फिर इस क्षेत्र को छोड़ दिया जाता है और इसकी उर्वरता को पुनः प्राप्त करने के लिए छोड़ दिया जाता है, और वही अभ्यास कहीं और भूमि के एक नए टुकड़े पर दोहराया जाता है। खेती की इस पद्धति के लिए केवल सरल उपकरणों का एक सेट आवश्यक है, न कि उच्च स्तर का मशीनीकरण। 2. विकास परियोजना। मानव आबादी में काफी वृद्धि हुई है, इसलिए उनकी आवश्यकताओं के साथ। क्या आप जानते हैं, सरीसृप ठंडे खून वाले जानवर हैं जो धूप में लेटकर अपने शरीर का तापमान बढ़ाते हैं या छाया में रेंगकर इसे कम करते हैं। उनके शरीर का तापमान आसपास के तापमान में बदल जाता है। जल विद्युत परियोजनाओं, बड़े बांधों और जलाशयों, रेलवे लाइनों और सड़कों को बिछाने जैसी विकास परियोजनाएं न केवल बेहद फायदेमंद हैं, बल्कि वे कई पर्यावरणीय समस्याओं से भी जुड़ी हुई हैं। इनमें से कई परियोजनाओं में अत्यधिक वनों की कटाई की आवश्यकता है। 3. ईंधन आवश्यकताएं। लगातार बढ़ती आबादी के साथ जलाओ लकड़ी की बढ़ती मांग से वनों पर अधिक दबाव बढ़ जाता है, जिसके परिणामस्वरूप वनों की कटाई की तीव्रता बढ़ जाती है। 4. कच्चे माल की आवश्यकताएं। विभिन्न उद्योगों द्वारा लकड़ी का उपयोग कच्चे माल के रूप में किया जाता है। कागज, प्लाईवुड, फर्नीचर, माचिस की तीली बनाने के लिए, बक्से, टोकरे, पैकिंग के मामले आदि। उद्योग अपने कच्चे माल को दवाओं, सुगंध और इत्र, राल, गोंद, मोम, तारपीन, लेटेक्स और रबर, टेनिस, एल्कलॉइड, मधुमक्खी मोम जैसे पौधों से भी प्राप्त करते हैं। इसने वन पारिस्थितिकी तंत्र पर जबरदस्त दबाव डाला और विभिन्न अन्य कच्चे माल के लिए उनका प्रतिबंधित दोहन वन पारिस्थितिकी तंत्र के क्षरण का मुख्य कारण है। 5. अन्य कारण। वनों की कटाई, अत्यधिक चराई, कृषि, खनन, शहरीकरण, बाढ़, आग, कीट, रोग,
रक्षा और संचार गतिविधियों के परिणामस्वरूप भी होती है। 3.42 यह कैसे प्रभावित करता है? वनों की कटाई के कारण बंद वनों कैनोपी स्तर के आधार पर को कम किया जा रहा है, जिसके कारण निम्नीकृत वनों में वृद्धि हुई है। वन मिट्टी से नमी को वाष्पोत्सर्जन द्वारा अपने तत्काल वातावरण में पुनर्शीकृत करते हैं, जहां यह फिर से वर्षा के रूप में अवक्षेपित होता है। वनों की कटाई के परिणामस्वरूप भूजल स्तर में तत्काल कमी आती है और वर्षा में दीर्घकालिक कमी आती है। वनों की कटाई के कारण यह प्राकृतिक पुनः उपयोग चक्र टूट जाता है और पानी तेजी से बह जाने से नष्ट हो जाता है। भारत में अधिकांश खनन गतिविधि वन क्षेत्रों में की जा रही है। स्पष्ट परिणाम वनों की कटाई और मिट्टी का क्षरण है। भूमिगत खनन ने भी जंगलों को काफी हद तक नष्ट कर दिया है, क्योंकि इमारती लकड़ी का उपयोग खदान की दीर्घाओं की छतों को सहारा देने के लिए किया जाता है। बड़ी संख्या में परित्यक्त खदानें खराब स्थिति में पड़ी हैं और व्यापक रूप से कटाव के अधीन हैं, जिससे आवास का क्षरण हो रहा है। वनों की कटाई बायोटा और पड़ोसी पारिस्थितिकी प्रणालियों, मिट्टी के कटाव, भूमि क्षरण, भूजल चैनलों के परिवर्तन, प्रदूषण और दुर्लभता को प्रभावित करती है। 3.5 घास का मैदान पारिस्थितिकी तंत्र। घास के मैदान ऐसे पाए जाते हैं जहां प्रति वर्ष लगभग 25-75 सेमी वर्षा होती है, जो जंगल का समर्थन करने के लिए पर्याप्त नहीं है, बल्कि एक सच्चे रेगिस्तान की तुलना में अधिक है। विशिष्ट घास के मैदान वनस्पति संरचनाएं हैं जो आमतौर पर समशीतोष्ण जलवायु में पाए जाते हैं। भारत में वे मुख्य रूप से उच्च हिमालय में पाए जाते हैं। भारत के शेष घास के मैदान मुख्य रूप से स्टेपी से बने हैं। और सवाना। स्टेपी और सवाना के बीच मुख्य अंतर यह है कि स्टेपी में सभी चारा केवल संक्षिप्त गीले मौसम के दौरान प्रदान किया जाता है, जबकि सवाना में चारा बड़े पैमाने पर घास से होता है, जो न केवल गीले मौसम के दौरान बढ़ता है बल्कि छोटी मात्रा में रेग्रोथ से भी होता है। शुष्क मौसम। स्टेपी संरचनाएं रेतीली और खारी मिट्टी के बड़े क्षेत्रों पर कब्जा करती हैं। पश्चिमी राजस्थान में, जहां की जलवायु अर्ध शुष्क है, औसत वर्षा 200 मिलीमीटर प्रति वर्ष से कम होती है, जिसमें 10 से 11 महीने का शुष्क मौसम होता है और वर्षा में एक बड़ा बदलाव होता है। मिट्टी हमेशा उजागर होती है, कभी कभी चट्टानी लेकिन अधिक अक्सर स्थिर या मोबाइल टीलों के साथ रेतीले। चारा उपलब्ध है केवल संक्षिप्त गीले मौसम के दौरान। घास की परत विरल है और मुख्य रूप से वार्षिक घास प्रजातियों के होते हैं। राजस्थान के मध्य और पूर्वी हिस्सों में, जहां प्रति वर्ष लगभग 500 मिलीमीटर वर्षा होती है और शुष्क मौसम 6 से 8 महीने का होता है, शुष्क सवाना चराई पारिस्थितिकी तंत्र विकसित हुआ है। खेतड़ी जैसे पेड़ों की विरल आबादी द्वारा डाली गई हल्की छाया घास के विकास में सहायक होती है। 3.51 घास के मैदानों के प्रकार। जलवायु परिस्थितियों के आधार पर भारतीय उपमहाद्वीप के विभिन्न क्षेत्रों में 6 प्रकार की घास भूमि पाई जाती है। यहाँ 4 प्रमुख प्रकार के घास के मैदानों की चर्चा की गई है। क्या आप जानते हैं? हाथी की सूंड नाक और ऊपरी होंठ दोनों को जोड़ती है और उन्हें एक ऐसे शक्तिशाली अंग में बदल देती है जो छूने, पकड़ने और सूंघने में सक्षम होता है। यह एक पेड़ को उखाड़ने के लिए काफी मजबूत है, जमीन से मटर के आकार का फल लेने के लिए पर्याप्त संवेदनशील है और पेड़ों में पत्ते तक पहुंचने के लिए काफी लंबा है। सूंड का इस्तेमाल पानी को चूसकर और मुंह में डालकर पीने के लिए भी किया जाता है। इंडिया। सेहिमा दिचाना, डीचन सैंसलाती। 3 उन्हें अरंड, शीतोष्ण अल्पाइन। 1 और 3 का मिश्रित क्षेत्र। भारत के घास के मैदान के प्रकार। 1 अर्ध शुष्क क्षेत्र। इसमें गुजरात का उत्तरी भाग, राजस्थान, अरावली को छोड़कर
पश्चिमी उत्तर प्रदेश, दिल्ली और पंजाब शामिल हैं। स्थलाकृति पहाड़ी स्पर्श और रेत के टीलों से टूट गई है। 2. शुष्क उपार्द्र क्षेत्र। यह पूरे प्रायद्वीपीय भारत, नीलगिरी को छोड़कर, को कवर करता है। 3. नम उपार्द्र क्षेत्र। यह उत्तरी भारत में गंगा जलोढ़ मैदान को कवर करता है। स्थलाकृति समतल, नीची और खराब जल निकासी वाली है। 4. आर्द्र पर्वतीय क्षेत्र। यह असम, मणिपुर, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हिमाचल प्रदेश और जम्मू और कश्मीर के आर्द्र पर्वतीय क्षेत्रों और नम उपार्द्र क्षेत्रों तक फैला हुआ है। सवाना नम जंगलों से स्थानांतरित खेती और भेड़ चरने के कारण प्राप्त होता है। 3.52 घास के मैदानों का आर्थिक महत्व। भारत में भैंस से लेकर भेड़ तक सभी आकार और आकार के जानवर हैं और इनकी संख्या लाखों में है। पशुधन भारतीय जीवन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह ग्रामीण उद्योगों के लिए ईंधन, मसौदा शक्ति, पोषण और कच्चे माल का एक प्रमुख स्रोत है। लेकिन देश में लगभग 13 मिलियन हेक्टेयर ही हैं स्थायी चराई भूमि के रूप में वर्गीकृत। इसके ऊपर वे अत्यधिक अवक्रमित अवस्था में विद्यमान हैं। कई पालतू और जंगली शाकाहारी जीवों की आबादी को बनाए रखने के लिए ग्रासलैंड बायोम महत्वपूर्ण है। भारतीय घास के मैदान और चारा अनुसंधान संस्थान, झांसी और केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान, जोधपुर। 3.53 चराई का प्रभाव। भारी चराई के दबाव के कारण घास के मैदानों की गुणवत्ता तेजी से बिगड़ती है। मिट्टी का गीली घास का आवरण कम हो जाता है। सूक्ष्म जलवायु अधिक शुष्क हो जाती है और ज़ेरोफाइटिक पौधों और उधार लेने वाले जानवरों द्वारा आसानी से आक्रमण किया जाता है। ह्यूमस कवर की अनुपस्थिति के कारण खनिज मिट्टी की सतह को भारी रौंद दिया जाता है। गीली होने पर यह सतह की परत का पोखर पैदा करती है। बदले में यह मिट्टी में पानी की घुसपैठ को कम करता है और तेजी से बहता है, जिसके परिणामस्वरूप नर्म क्षरण होता है। ये परिवर्तन ऊर्जा प्रवाह में कमी और प्राथमिक उत्पादकों के स्तरीकरण और आवधिकता के विघटन में योगदान करते हैं। इसके परिणामस्वरूप पानी, कार्बन और नाइट्रोजन के जैव भू रासायनिक चक्र टूट जाते हैं। पानी और हवा के कटाव से शुष्क घास के मैदान का सूक्ष्म जलवायु पूरी तरह से खराब हो जाता है। 3.54 आग की भूमिका। आग किसके प्रबंधन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है? घास के मैदान। नम परिस्थितियों में आग पेड़ों पर घास का पक्ष लेती है, जबकि शुष्क परिस्थितियों में रेगिस्तानी झाड़ियों के आक्रमण के खिलाफ घास के मैदानों को बनाए रखने के लिए आग अक्सर आवश्यक होती है। जलाने से चारे की पैदावार बढ़ जाती है। 3.6 रेगिस्तानी पारिस्थितिकी। मरुस्थल उन क्षेत्रों में बनते हैं जहां वार्षिक वर्षा 25 सेमी से कम होती है, या कभी कभी गर्म क्षेत्रों में जहां अधिक वर्षा होती है, लेकिन वार्षिक चक्र में असमान रूप से वितरित किया जाता है। मध्य अक्षांश में वर्षा की कमी अक्सर स्थिर उच्च दबाव क्षेत्रों के कारण होती है। समशीतोष्ण क्षेत्रों में रेगिस्तान अक्सर बारिश की छाया में स्थित होते हैं, यानी जहां ऊंचे पहाड़ समुद्र से नमी को रोकते हैं। इन बायोम की जलवायु ऊंचाई और अक्षांश के अनुसार संशोधित होती है। अधिक ऊंचाई पर और भूमध्य रेखा से अधिक दूरी पर भूमध्य रेखा और उष्णकटिबंधीय के पास रेगिस्तान ठंडे और गर्म होते हैं। बारहमासी पौधे जैसे क्रेओसोट बुश, कैक्टस पूरे रेगिस्तानी बायोम में बिखरे हुए हैं। नमक के जमाव वाले उथले अवसाद वाले क्षेत्रों में गीस वुड, सीपवुड और सॉल्ट ग्रास आम है। क्या आप जानते हैं, आंध्र प्रदेश के तिरुपति शहर में स्थित श्री वेंकटेश्वर प्राणी उद्यान देश का सबसे बड़ा चिड़ियाघर है। क्योंकि पानी प्रमुख सीमित कारक है, किसी दिए गए रेगिस्तान की उत्पादकता लगभग सीधे वर्षा पर निर्भर है। जहां मिट्टी उपयुक्त होती है, सिंचाई रेगिस्तान को उत्पादक कृषि भूमि में परिवर्तित कर सकती है।
चूंकि पानी की बड़ी मात्रा सिंचाई प्रणाली से गुजरती है, नमक पीछे रह सकता है जो धीरे धीरे वर्षों तक जमा हो जाएगा जब तक कि वे सीमित न हो जाएं, जब तक कि इस कठिनाई से बचने के साधन तैयार नहीं किए जाते। क्या आप जानते हैं, ध्रुवीय भालू तैरने के लिए बहुत अच्छी तरह से अनुकूलित होते हैं, एक जल विकर्षित कोट और आंशिक रूप से वेब वाले पैरों के साथ। 3.61 रूपांतरों। रेगिस्तानी पौधे गर्म और शुष्क परिस्थितियों में होते हैं। यह पौधे निम्नलिखित विधियों द्वारा जल संरक्षण करते हैं। वे ज्यादातर झाड़ियां हैं। पत्तियां अनुपस्थित या आकार में कम हो जाती हैं। पत्तियां और तना रसीले होते हैं और पानी जमा करते हैं। कुछ पौधों में तने में भी क्लोरोफिल होता है। प्रकाश संश्लेषण। जड़ प्रणाली अच्छी तरह से विकसित है और बड़े क्षेत्र में फैली हुई है। वार्षिक जहां भी मौजूद होते हैं, केवल छोटे बरसात के मौसम के दौरान अंकुरित, खिलते और पुनरुत्पादन करते हैं, न कि गर्मी और सर्दी में। यह मरुस्थल की स्थिति का अनुकूलन है। जानवर शारीरिक रूप से हैं और व्यवहारिक रूप से रेगिस्तानी परिस्थितियों के अनुकूल। वे तेज धावक हैं। उन्हें रात में सूरज की गर्मी से बचने की आदत होती है। दूर दिन के समय में ये सांद्रित मूत्र को बाहर निकालकर जल का संरक्षण करते हैं। जानवरों और पक्षियों के पास आमतौर पर लंबे पैर होते हैं। शरीर गर्म जमीन से दूर। छिपकलियां ज्यादातर कीटभक्षी होती हैं और कई दिनों तक बिना पानी पिए रह सकती हैं। शाकाहारी जंतुओं को बीजों से पर्याप्त पानी मिलता है, जो वे खाते हैं। ऊंट को रेगिस्तान के जहाज के रूप में जाना जाता है क्योंकि यह कई दिनों तक बिना पानी पिए लंबी दूरी तय कर सकता है। एक समूह के रूप में स्तनधारी मरुस्थलों के लिए खराब रूप से अनुकूलित होते हैं, लेकिन कुछ प्रजातियां द्वितीयक रूप से अनुकूलित हो गई हैं। निशाचर कृंतकों की कुछ प्रजातियां बिना पीने के पानी के रेगिस्तान में रह सकती हैं। 3.62 भारतीय मरुस्थल। थार मरुस्थल गर्म। इस क्षेत्र की जलवायु अत्यधिक सूखे की विशेषता है, वर्षा कम और अनियमित है। उत्तरी भारत की सर्दियों की बारिश शायद ही कभी इस क्षेत्र में प्रवेश करती है। नवंबर से मार्च तक तापमान में अत्यधिक उतार चढ़ाव होता है और रात में तापमान अक्सर हिमांक बिंदु से नीचे रहता है। अप्रैल से जून के दौरान गर्मी तीव्र होती है, बार बार चिलचिलाती हवाएं बहुत शुष्क होती हैं। वातावरण की अपेक्षित आर्द्रता हमेशा कम होती है। जलवायु सभी वनस्पतियों के लिए प्रतिकूल है, केवल विशेष अनुकूलन वाले पौधे और जानवर ही खुद को स्थापित करने में सक्षम हैं। फ्लोरा। उचित मरुस्थलीय पौधों को दो मुख्य में विभाजित किया जा सकता है। समूह सीधे बारिश पर निर्भर करता है और जो भूमिगत जल की उपस्थिति पर निर्भर करते हैं। पहले समूह में दो प्रकार होते हैं। बारिश पर सीधे निर्भर करते हुए इफनरुस और रेन बारहमासी हैं। दो प्रकार। इफनरुस नाजुक वार्षिक होते हैं, स्पष्ट रूप से किसी भी जीरोफिलस अनुकूलन से मुक्त होते हैं, जिनमें पतले तने होते हैं और जड़ प्रणाली और अक्सर बड़े फूल। वे बारिश के लगभग तुरंत बाद दिखाई देते हैं, अविश्वसनीय रूप से कम समय में फूल और फल विकसित करते हैं, और जैसे ही मिट्टी की सतह परत सूख जाती है, मर जाते हैं। वर्षा बारहमासी केवल वर्षा ऋतु के दौरान जमीन के ऊपर दिखाई देती है, लेकिन जमीन के नीचे एक बारहमासी होती है। दूसरा समूह उप की उपस्थिति के आधार पर। भूजल। अब तक सबसे बड़ी संख्या में स्वदेशी पौधे एक अच्छी तरह से विकसित जड़ प्रणाली के माध्यम से जमीन की सतह के नीचे से पानी को अवशोषित करने में सक्षम हैं, जिनमें से मुख्य भाग आमतौर पर पतला होता है। असाधारण लंबाई की वुडी नल की जड़। आमतौर पर विभिन्न अन्य जेरोफिलस अनुकूलन का सहारा लिया जाता है, जैसे कि कम पत्तियां, घने बालों का विकास, रसीला मोम का लेप, मोटी छल्ली, संरक्षित स्टोम माता आदि,
सभी का उद्देश्य वाष्पोत्सर्जन को कम करना है। बी. जीव, यह भारत की कुछ सबसे शानदार घासों का घर है। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के लिए भूमि और अभयारण्य। स्तनधारियों में काला हिरण, जंगली गधा, चिंकारा, काराकल, सैंडग्रास और रेगिस्तानी लोमड़ी खुले में रहती हैं। मैदान, घास के मैदान और खारे अवसाद। राजहंस का घोंसला और एशियाई जंगली गधे की एकमात्र ज्ञात आबादी ग्रेट रन, गुजरात के सुदूर भाग में स्थित है। यह क्रेन और राजहंस द्वारा उपयोग किया जाने वाला प्रवासन मार्ग है। क्या आप जानते हैं, ग्लोबल फॉरेस्ट रिसोर्स असेसमेंट रिपोर्ट, खाद्य और कृषि संगठन FAO 2005 के अनुसार भारत वन क्षेत्र के मामले में शीर्ष 10 देशों में शामिल है। भारत में वैश्विक वन क्षेत्र का 1.8% प्रति व्यक्ति वन 0.08 हेक्टेयर है। 3.63 शीत मरुस्थल। शीतोष्ण मरुस्थल भारत के शीत मरुस्थल में कश्मीर के लद्दाख, लेह और कारगिल के क्षेत्र और हिमाचल प्रदेश की स्पीति घाटी और उत्तरी उत्तरांचल और सिक्किम के कुछ हिस्से शामिल हैं। यह शुष्क क्षेत्र भारतीय मानसून से प्रभावित नहीं होते हैं क्योंकि यह हिमालय पर्वत प्रणालियों की वर्षा छाया में स्थित होते हैं। अत्यधिक ठंड के मौसम और खंडित टेर द्वारा विशेषता। बारिश में पौधों के विकास के लिए उपयुक्त नहीं है। पृथक स्कैट। टेढ़े और अधिक चरने वाली शाकीय झाड़ियां पाई जाती हैं। चराई की अवधि 3-4 महीने से कम है। 3.64 पात्र। गंभीर शुष्क स्थितियां, शुष्क वातावरण, अधिकांश अवधि के लिए तापमान C से कम गिर जाता है। सर्दियों के दौरान -50 डिग्री सेल्सियस तक। नगण्य मानसून, औसत वार्षिक वर्षा 400 मिलीमीटर से कम। नवंबर और मार्च के बीच भारी हिमपात होता है। मिट्टी की किस्म रेतीली से बलुई दोमट। मृदा pH तटस्थ से मामूली क्षारीय। मृदा पोषक तत्व, खराब कार्बनिक पदार्थ सामग्री। मिट्टी में जल धारण क्षमता कम होती है। हवा का कटाव अधिक आम है। संकीर्ण वृद्धि अवधि, ज्यादातर गर्मियों के दौरान। पूर्वोक्त अत्यधिक ठंडी परिस्थितियों के कारण वनस्पति की वृद्धि धीमी तथा मंद प्रकृति की होती है। जैव विविधता। शीत मरुस्थल अत्यधिक अनुकूली, दुर्लभ एंडांगेरेड जीवों का घर है, जैसे कि एशियाई इबैक्स, तिब्बती अर्गली, लद्दाख ओरियाल, भारल, तिब्बती मृग, चिरू, तिबेटन गजेल, जंगली याक, हिम तेंदुआ, भूरा भालू, तिब्बती भेड़िया, जंगली कुत्ता और तिब्बती जंगली गधा। किंग, भारतीय जंगली गधे का एक करीबी रिश्तेदार, ऊनी खरगोश, काली गर्दन वाली क्रेन आदि। ठंडे मरुस्थल में अल्पाइन मेसोफाइट्स और मरुस्थलीय वनस्पति शामिल हैं। शुष्क तापमान क्षेत्र, बेतुला, सालेक्स, जूनिपर्स। अल्पाइन क्षेत्र, घास के साथ जूनिपर्स, बिर्च, रोडोडेंड्रोन। परपेचुअल स्नो जोन, स्थायी रूप से जमी हुई मिट्टी के कारण कोई वनस्पति नहीं। ओक, देवदार, संटी और रोडोडेंड्रोन महत्वपूर्ण पेड़ हैं। 3.7 मरुस्थलीकरण। यह भूमि की जैविक क्षमता का विनाश है जो अंततः रेगिस्तान जैसी स्थितियों को जन्म दे सकता है। शुष्क और अर्ध शुष्क क्षेत्रों में नाजुक पारिस्थितिकी तंत्र की बहाली बहुत धीमी है और वनों की कटाई, खनन जैसे मुद्दे मरुस्थलीकरण को बढ़ाते हैं। मरुस्थलीकरण एक मुख्य समस्या है जिसका सामना रेगिस्तान से सटे क्षेत्रों में होता है, जो राजस्थान, गुजरात, पंजाब और हरियाणा के कुछ हिस्सों में फैला हुआ है। इस प्रक्रिया का कारण जलवायु परिवर्तन, सूखा आदि नहीं बल्कि मानवीय क्रियाएं हैं। कारण: जनसंख्या दबाव, पशुओं की आबादी में वृद्धि, अधिक चराई, कृषि में वृद्धि, विकास गतिविधियों, वनों की कटाई। 3.71 भारतीय मरुस्थलीकरण की स्थिति। भारत के मरुस्थलीकरण और भूमि क्षरण एटलस 2007 के अनुसार शुष्क भूमि के तहत देश का प्रतिशत 69.6% है।
भारत में भूमि क्षरण की प्रक्रिया से गुजरने वाला कुल क्षेत्रफल 105.48 मिलियन हेक्टेयर है, जो भारत के कुल भूमि क्षेत्र का 32.07% है। देश का 81.45 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र मरुस्थलीकरण, शुष्क भूमि के भीतर भूमि क्षरण के अधीन है। नियंत्रण उपाय। भारत संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन टू कॉम्बैट डिसर्टिफिकेशन (UNCCD) का एक हस्ताक्षर करता है। मरुस्थलीकरण का मुकाबला करने के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम 2001 में मरुस्थलीकरण की समस्याओं के समाधान में उचित कार्रवाई करने के लिए तैयार किया गया था। वर्तमान में लागू किए गए कुछ प्रमुख कार्यक्रम जो भूमि क्षरण और मरुस्थलीकरण से संबंधित मुद्दों का समाधान करते हैं, वे हैं: एकीकृत वाटरशेड प्रबंधन कार्यक्रम, राष्ट्रीय वनीकरण कार्यक्रम, हरित भारत के लिए राष्ट्रीय मिशन, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, नदी घाटी परियोजना और बाढ़ संभावित नदी के जलग्रहण क्षेत्र में मृदा संरक्षण, बारानी क्षेत्रों के लिए राष्ट्रीय वाटरशेड विकास परियोजना, मरुस्थल विकास कार्यक्रम, चारा और चारा विकास योजना, घास भूमि विकास का घटक जिसमें घास भंडार, कॉम्मेंट क्षेत्र विकास और जल प्रबंधन कार्यक्रम आदि शामिल हैं। 3.72 वनीकरण राजस्थान, गुजरात, हरियाणा, पंजाब और ट्रांस हिमालयी क्षेत्रों के रेगिस्तानी क्षेत्रों में शाकाहारी भोजन की कमी है। लोगों को अपने घरेलू उपभोग और पशुओं के लिए जलाओ लकड़ी और चारे की आवश्यकता होती है। वनस्पति की उपस्थिति मिट्टी के कटाव को रोकती है और प्रतिकूल जलवायु को संशोधित करती है। इस प्रकार जलवायु मरुस्थलीकरण को संशोधित करने और उस क्षेत्र में रहने वाले लोगों की मांगों को पूरा करने के लिए मरुस्थलीय वनरोपण अपरिहार्य है। 3.8 भारतीय वन राज्य रिपोर्ट 2017। भारतीय वन सर्वेक्षण FSI द्वारा वन राज्य रिपोर्ट 1987 से द्विवार्षिक आधार पर प्रकाशित की जाती है। भारत वन राज्य रिपोर्ट 2017 श्रृंखला की 15वीं रिपोर्ट है। यह स्वदेशी रिसोर्ससेट 2 उपग्रह के लिस्टीन सेंसर डेटा की व्याख्या पर आधारित है। उपग्रह डेटा की व्याख्या के बाद व्यापक और कठोर जमीनी सच्चाई का पालन किया जाता है। कुल वन और वृक्ष आच्छादन कुल भौगोलिक क्षेत्र का 24.39% है। 2015 के आकलन की तुलना में देश के वन और वृक्ष आवरण में 8021 वर्ग किमी 1% की वृद्धि हुई है। पिछले आकलन की तुलना में बहुत घने जंगल VDF में 1.36% की वृद्धि हुई है। VDF वातावरण से अधिकतम कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषित करता है। मध्य प्रदेश में देश का सबसे बड़ा वन क्षेत्र है, इसके बाद अरुणाचल प्रदेश और छत्तीसगढ़ हैं। 88.93% वनावरण के साथ मिजोरम में प्रतिशत के लिहाज से सबसे अधिक वन क्षेत्र है। इसके बाद 84.56% के साथ लक्षद्वीप है। ISF 2015 में कहा गया है कि 15 राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों में 33% से अधिक भौगोलिक क्षेत्र वन आच्छादित है। इनमें से 7 राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों मिजोरम, लक्षद्वीप, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मेघालय और मणिपुर में 75% से अधिक वन क्षेत्र हैं, जबकि 8 राज्य त्रिपुरा, गोवा, सिक्किम, केरल, उत्तराखंड, दादरा और नगर हवेली, छत्तीसगढ़ और असम में 33% से 75% के बीच वन क्षेत्र है। भारत वन आवरण में दुनिया में 10वें स्थान पर है, जिसमें 24.39% भूमि क्षेत्र वन और वृक्षों के कवर के तहत है। FAO की रिपोर्ट के अनुसार भारत वन क्षेत्र में सबसे अधिक वार्षिक शुद्ध लाभ की रिपोर्ट करने वाले शीर्ष 10 देशों की सूची में 8वें स्थान पर है। क्या आप जानते हैं, स्पाइडर रेशम संभवतः सबसे मजबूत सामग्री है। दुनिया वैज्ञानिकों का मानना कि अगर उन्होंने इसे इकट्ठा किया तो
स्टील के एक टुकड़े के रूप में मकड़ी के जाले का वजन वेब होगा। स्टील से ज्यादा मजबूत हो, वैज्ञानिकों की तरह कठिन। कोशिश करो, वे रेशम से मेल या कॉपी नहीं कर सकते।